तो आज हम देखते हैं CRPC 125 BNSS 144 के कुछ बचे हुए केस लॉज। तो इसमें हम केस देखते हैं, उसी केस लॉज की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। यमुनाबाई बनाम अनंतराव आधव। पति ने अपना मैरिटल स्टेटस छुपाकर दूसरा विवाह कर लिया है, तो दूसरे विवाह की स्त्री पत्नी के रूप में भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि विधि के विरुद्ध विबंध लागू नहीं होता। अगर पति ने अपना मैरिटल स्टेटस छुपाकर दूसरा विवाह किया है, तो दूसरे विवाह की जो स्त्री है वो पत्नी नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये जो निर्णय है इसे आगे चेंज कर दिया गया। उर्मिला गोडसे बनाम बादशाह गोडसे 2010 का केस है आई थिंक। इसमें कहा गया, अनंतराव के निर्णय को उलट दिया और कहा कि यदि पहले विवाह को छुपाकर दूसरा विवाह किया गया है, तो दूसरे विवाह की पत्नी भी भरण पोषण का आवेदन कर सकती है। अगर उसे जानकारी ही नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन पहले से मैरिज है, तो ऐसी पत्नी जो है वो भरण पोषण का दावा कर सकती है। आगे हम केस देखते हैं, भगवान दत्त बनाम कमला 1975। इस केस में CRPC 125 को जोड़ने का, उसे लागू करने का उद्देश्य बताया गया। तो क्यों भरण पोषण जो है उसे CRPC में जोड़ा गया? शीघ्र न्याय के लिए, माता पिता की भूख से बचाव के लिए, माता पिता, संतान, पत्नी, इन सब का भरण पोषण करने के लिए, अपराध का निवारण करने के लिए और आर्थिक न्याय हेतु। भरण पोषण जो कि एक सिविल प्रकृति है जिसे क्रिमिनल लॉ में लागू किया गया, क्रिमिनल लॉ में जोड़ा गया। आगे हम देखेंगे केस नंदलाल मिश्र बनाम कन्हैयालाल मिश्र 1960 का। इसमें कहा कि CRPC में होते हुए भी भरण पोषण की जो कार्यवाही है वो सिविल कार्यवाही है, परंतु फिर भी सिविल न्यायालय का जो निर्णय है वो इस पर प्रभावी होगा। क्रिमिनल न्यायालय पर सिविल न्यायालय का निर्णय प्रभावी होगा। आगे नेक्स्ट केस देखते हैं, रमेश चंद्र डागा बनाम रामेश्वरी डागा 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें अगर कोई व्यक्ति लंबी अवधि से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, पति पत्नी के रूप में दुनिया को दिखा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे कपल के बारे में यही उपधारणा की जाएगी कि वह पति पत्नी है। इसी को आगे चंद्रमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार कस्वाहा में भी इसी उपधारणा को मान्य किया गया। आगे हम केस देखते हैं, डॉक्टर स्वप्न कुमार बनर्जी बनाम स्टेट ऑफ बंगाल। इसमें कहा गया कि पति को इस आधार पर तलाक मिलना कि पत्नी ने विवाह विच्छेद कर लिया है। भाई, पत्नी ने विवाह विच्छेद कर लिया अपने पति से, ये ग्राउंड्स था विवाह विच्छेद का। पत्नी साथ नहीं रहना चाहती थी, तो भी पत्नी भरण पोषण का दावा अपने पति से कर सकती है। ये एक अधिकार पत्नियों को और मिला है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट केस, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985 का। इसमें कहा गया कि मुस्लिम महिला भी भरण पोषण का दावा कर सकती है 125 CRPC में, क्योंकि यह CRPC जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। आगे केस है डी वेलुस्वामी बनाम डी पचाईमल 2010 का केस, कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, विवाह की सदृश नातेदारी में रह रहे हैं, वो 150 CRPC में उसे पत्नी नहीं माना जाएगा। ऐसी महिला 125 CRPC में पत्नी के रूप में भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। इम्पोर्टेंट केस है। आगे केस है ललित मोहन बनाम तृप्ता देवी। पुरुषों के पक्ष में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस, कि पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण मांग सकता है। अगर पत्नी की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो अच्छा कमाती है, तो पति का भी यह अधिकार है कि वह अपनी पत्नी से भरण पोषण मांग सकता है। आगे नेक्स्ट केस इसी कड़ी में, पुनगोड़ी व अन्य बनाम थंगवल 2013 का केस है। इम्पोर्टेंट केस है।
न्यायालय के द्वारा भरण पोषण का जो आदेश है वो दिए जाने के पश्चात कितनी भी अवधि के बाद भरण पोषण वसूला जा सकता है। ऐसी कोई अवधि नहीं बता रखी है जिसमें कि भरण पोषण का आदेश दे दिया उसके पश्चात भरण पोषण वसूल किया जाना चाहिए। न्यायालय कभी भी भरण पोषण की वसूली कर सकता है। इसमें 1 वर्ष की अवधि का नियम लागू नहीं होगा। आगे हम नेक्स्ट केस देखते हैं। कुलदीप कौर बनाम सुरेंद्र सिंह। इस वाद में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण कि उसने आदेश के उल्लंघन में कारावास भुगत लिए अपने दायित्व से उन्मुक्त नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने न्यायालय के द्वारा दिए गए भरण पोषण के आदेश का उल्लंघन कर दिया और उसके उल्लंघन में उसे कारावास की सज़ा, जो कि प्रत्येक आदेश के भंग पर 1 माह की होगी और ऐसे आदेश 12 महीने तक दिए जाएंगे तो 12 माह का कारावास अर्थात 1 वर्ष का कारावास भुगत लिया है, फिर भी ऐसा कारावास भुगत लेना उसको उसके दायित्व से उन्मुक्त नहीं करता। उसका यह दायित्व है कि उसे भरण पोषण तो करना होगा। आगे नेक्स्ट केस है बब्बन बनाम पार्वतीबाई। इसमें कहा गया कि दत्तक माता पिता जो हैं वो अपने दत्तक पुत्र से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे केस है कीर्तिकांत दी बादोरिया बनाम गुजरात राज्य। इसमें कहा गया कि माता के अंतर्गत स्वयं की जननी ही नहीं आती। माता में निसंतान माता जिसने कि पुत्र को गोद लिया है, अथवा कोई विधवा, पिता की कोई विधवा है, दो पत्नियां हैं, या फिर कोई सौतेली माता भी माता शब्द के अंतर्गत आती है। और अगर उनका कोई पुत्र है तो उसका यह दायित्व है कि वो उनका भरण पोषण करे। आगे नेक्स्ट केस, सबसे अच्छा केस और सबसे इम्पोर्टेंट और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये केस, विजय मोहन मनोहर अरबट बनाम काशीराम राजाराम सवाई 2014। आखिरकार न्यायालय ने भी स्त्री पुरुष को एक समझा और महिलाओं पर भी कुछ जिम्मेदारी डाली। विवाहित पुत्री से भी माता पिता भरण पोषण ले सकते हैं, वह पुत्री जिसके पास स्वयं की आय के स्वतंत्र साधन है। ऐसी विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं की आय के स्वतंत्र साधन है, उसका यह दायित्व है कि वह अपने माता पिता का भरण पोषण करे, चाहे वह विवाहित हो अथवा नहीं। आगे केस है चंद्र प्रकाश बनाम शीला रानी। इसमें कहा पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति कौन होगा, तो पर्याप्त साधनों वाले व्यक्ति को डिफाइन किया गया और कहा गया कि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति वह होगा जो कमाने की क्षमता रखता हो, वह है पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति। आगे केस है मोहम्मद अली बनाम सकीना बेगम। इसमें कहा कि अगर कोई व्यक्ति विवाह के पश्चात शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है तो वह भरण पोषण का दायी नहीं है। शारीरिक अक्षमता उसे भरण पोषण के दायित्व से उन्मुक्त करती है। लास्ट नेक्स्ट केस है अपना कामिनी भावनी बनाम आंध्र प्रदेश। इसमें कहा कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट प्रतिस्थापन का जो सिद्धांत है कि पालना न करने वाली, सेक्शन 9 में प्रतिस्थापन के अधिकारों का प्रतिस्थापन करने का जो सिद्धांत है, उसकी पालना न करने वाली भी जो पत्नी है वो भी भरण पोषण का अधिकार ले सकती है, भरण पोषण का दावा कर सकती है। उसे भरण पोषण का अधिकार है, भरण पोषण मांगने का। लास्ट एंड फाइनल एंड इम्पोर्टेंट केस फॉर आवर राजस्थान, इंद्री वर्सेज आई डोंट नो 3/12/2021 का केस है राजस्थान हाई कोर्ट का। इसमें कहा गया कि न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के भंग के लिए 1 माह की जेल, प्रत्येक आदेश के भंग पर 1 माह की जेल दी जाएगी और प्रत्येक भंग के लिए अलग अलग वारंट निकाला जाएगा। और ऐसे आदेश कितने जारी किए जाएंगे, तो ऐसे आदेश 12 जारी किए जा सकते हैं क्योंकि 1 वर्ष तक की अवधि बताई हुई है। तो हर माह के अनुसार 12 आदेश जारी होंगे, 12 आदेश के अनुसार 12 महीने, तो 1 वर्ष का कारावास। तो प्रत्येक आदेश के भंग के लिए 1 माह की जेल होगी और हर आदेश के भंग पर अलग अलग वारंट जारी होंगे। अच्छा केस है। इस तरीके से अपने CRPC 125 BNSS 144 के केस लॉज की कड़ी समाप्त होती है।